एसएसटी में आपके पास में 19 चैप्टर्स हैं और अगर आप इनको करने के लिए बैठोगे तो आपको कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो अगर आपको कम स्टडी करके अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं आपको बताता हूं आज एसएसटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस दोनों बताऊंगा जो कि आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक कर लेते हो देन फिर आप रेडी हो कि आप एसएसटी के अंदर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखना है क्योंकि ऐसे जो टॉपिक है वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और उसी के साथ में जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री का, जिसके कि आप लोगों को 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें से 20 मार्क्स के अंदर से 17 मार्क्स की तो हमारे पास में थ्योरी आएगी और उसमें बचे हुए जो 3 मार्क्स हैं ये रहेंगे हमारे पास में मैप के लिए। ठीक है, समझ के बाद मैप भी मैं बता दूंगा कि कहां से आएगा। तो फिर अब जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास में डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी और फिर उसके बाद में इटली। ये दोनों प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, इनके आपको कम से कम 3 पॉइंट तो याद ही होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपके पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन फिर इसके बाद में आ सकते हैं डिफाइन द फॉलोइंग वाले कि आप डिफाइन करना होगा, जैसे कि फेमिनिस्ट का आ सकता है, रोमांटिज्म का आ सकता है, इंपीरियलिज्म का आ सकता है, एल्गरी का आ सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है। इनके अलावा और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो और अगर आपको ये भी देखना है कि भैया साइंस की भी हमें बता दो, मैथ्स की बता दो, तो दोनों की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी जाकर के देख सकते हो। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्क्राइब। क्वेश्चन भी बता रहा हूं साथ में इंपॉर्टेंट, इनके साथ में लिखते हुए चलना क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका वो ये है कि डिस्क्राइब द 3 रीजंस ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। 1830 में यूरोप ने क्या क्या इकोनॉमिक उसके साथ में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज फॉल। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है नेपोलियन कोड जो कि उसने लगाया था अपने, जैसे कि जब भी उसने अपनी आर्मी बनाई थी तो उसके लिए उन सभी ने एक सिविल कोड लगा दिया था जिसको कि नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। एंड फिर इसके बाद में अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की इनमें से कोई सा भी आ सकता है। वो ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसेपे माजिन। फिर उसके बाद में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर आ सकता है कि इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। देन फिर इसके बाद में आ सकता है ओटो वेन बिस्मार्क के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में जो 6th पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट लिख दिया ना, मतलब तो यह है कि 100% मान लो कि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपा ही छपा आएगा। तो यहां पर वो है बल्कन कॉन्फ्लिक्ट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है वो ये है कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बकलैंड्स। अब ये जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका और ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही रिटन है, तो इसे एक बार आपको जरूर से देख लेना है। इसके आपको अच्छे से रट लेना है, इसे रट्टा मार लो अभी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की ये है कि व्हाई इज ग्रीक कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। उसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में 3 मार्क्स का। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल्स। ये एनसीईआरटी के आपके पीछे वाले क्वेश्चन है ना, उनमें से एक क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि चूज द 3 एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको इसके अंदर बताना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो कल्चर है उसने नेशनलिज्म में यूरोप के में हेल्प करी, कि किस तरीके से उन्होंने किया था। इसके आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स यहाँ पर याद होने ही होने चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपसे कहा गया है आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। तो अगर आप फेवर के अंदर हो तो आप उसके फेवर में क्यों हो, और अगर आप उसके अगेंस्ट में हो तो आप उसके अगेंस्ट में क्यों हो। ये क्वेश्चन को आपको ट्रिक कर दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ट्रिक कर दिया जाएगा कि भाई साहब क्या है ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा। आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव साइड ऑफ नेपोलियन आपको रख देनी है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो आप उसको लेकर के उसके कुछ कुछ पॉइंट बता सकते हो। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर।
इसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना सबसे ज्यादा, तो वह है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि ये इकलौता चैप्टर आपके 10 से 12 मार्क्स दिला देगा। तो इस चैप्टर को तो आपको पूरा पूरा पढ़ ही लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले हमारे पास में कि आपको कुछ कुछ डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन याद रखनी होंगी। सबसे पहली डेफिनेशन है सत्याग्रह, कि सत्याग्रह क्या होता है। फिर इसके बाद में रॉलेट एक्ट, नेशनलिज्म, आपको पता होना चाहिए सब क्या है। और एसएसटी की एक खास बात यह है कि आप इसके अंदर ना अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हो, ऑन वर्ड्स के अंदर भी आप अगर कुछ भी लिखोगे ना तो आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। जैसे कि अब रॉलेट एक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो रॉलेट एक्ट है ये है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड है। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको है ना, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनकी जो भी जैसे कि कैंपेन होते थे उनको रोक करके जेल के अंदर डाल सकती थी 2 साल के लिए। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी बात है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक सकते थे, जेल के अंदर डाल सकते थे 2 ईयर्स के लिए। तो ये यहां पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको ये इवेंट्स को ये पता होना चाहिए, जैसे डेट बताओ। सबसे फर्स्ट आप मेरे को कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ये होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, आप जो भी कमेंट करते हैं ना मैं उसका हर टाइम रिप्लाई करता हूं, आप चाहे करके देख लो, ठीक है। अब जल्दी से बताओ कि जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर है वो कब हुआ था, इसकी डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑप्शंस दे देता हूं, आप लोगों को कमेंट जरूर से करिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारे पास में 13 अप्रैल, ठीक है। फिर उसके बाद में बी ऑप्शन है हमारे पास में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बी ऑप्शन है हमारे पास में 13 मार्च, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर से आप लोग कमेंट करो, अभी अभी कमेंट डाउन करो, देखते हैं यार कितने सही होते कितने गलत होते हैं। ए 13 अप्रैल, बी 13 मार्च, जल्दी से। और बी ऑप्शन है, एक या तो सही होगा या गलत होगा, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में इंपॉर्टेंट, वो है सॉल्ट मार्च। ये गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को क्यों किया था, कब से स्टार्ट किया था, कहां पर स्टार्ट किया था और कहां पर इसको एंड किया था, और ये कितने दिन की थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आ गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है, किस तरीके से, किस लिए उसको बनाया गया था, क्या उसका आउटकम हुआ। फिर उसके बाद में साइमन कमीशन जो इंडिया के अंदर फॉर्म हुआ था उसका क्या था। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने, इनकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से रट लो। इन इवेंट्स की एक तो डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर अगर डेट पता होगी ना तो आप उसको अंडरलाइन इस तरीके से कर देना जिससे कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग मूवमेंट्स। अब आपको इन मूवमेंट्स को भी बताना है, जैसे कि अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको स्टार्ट क्यों किया था, गांधी जी ने कहा था। एंड फिर इसके बाद में इसका तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग मूवमेंट्स। आपको इन मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको किस लिए चलाया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, इसको किस लिए चलाया था। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, इसके पीछे गांधी जी की क्या थिंकिंग की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ गांधी जी बिहाइंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आप इसके अंदर बोलोगे कि भाई साहब गांधी जी का मानना यह था कि ये जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से राज करें। अगर हम आज ही इनके साथ में कॉर्पोरेट करना बंद कर दें तो ये इनका जो साम्राज्य है वो कोलैप्स हो जाएगा, जो कि एक हद तक सही बात थी और यही हुआ। तो ये हो गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। अब इसको बंद क्यों किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टार्ट क्यों किया गया था, इसके पीछे की थिंकिंग क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। एज ए स्टोरी आप इसको याद रखो। फिर उसके बाद में इसी तरीके से खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के जो उनके खलीफा थे वो हार गए थे, तो उनको लग रहा था ये क्या हुआ था, ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये पूरा पूरा इसीलिए हुआ था क्योंकि जो ऑटोमन एम्परर थे उनके जो फॉलोअर्स थे उनको ये लग रहा था कि अब ये हार गए ना, इनके साथ में ना अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो इसीलिए सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ आई थी और उन्होंने मिल करके खिलाफत कमेटी बनाई थी, मतलब कमेटी बनाई थी, उससे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। ये इंडिया के अंदर नहीं था, सबसे पहली बात ये याद रखने की, इंडिया के अंदर नहीं था, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में था, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि किस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने इंडिया को हेल्प करी थी, ये आपको बताना होगा। मतलब जस्टिफाई का मतलब करने का होता है कि आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि उसके क्या क्या इंपैक्ट हुए थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वाई द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी का अकॉर्डिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे, जैसे कि गांधी जी का मानना यह था कि अगर आपको जीतना है तो आपको ना हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ऐसा नहीं हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर हथियार उठा लिए गए थे, वॉयलेंस हो गया था, तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि अभी हम लोग इसके लिए रेडी नहीं है, तो हम लोग कोई और मूवमेंट उसके अंदर लॉन्च करेंगे, ये बात हुई थी।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ रूलर एंड अर्बन क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आप इसके अंदर ये बता सकते हो कि भाई साहब जो अर्बन क्लास थी उन्होंने इस तरीके से किया कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने हर एक जगह पर छोड़ दी, जिससे क्या ना वो है ना इसमें हेल्प कर पाए। जैसे कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उनके साथ में कॉर्पोरेट नहीं करते, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको छोड़ दिया। अब ये तो हुआ, लेकिन उससे के साथ में क्या होता है कि ये मूवमेंट चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो अर्बन क्लास की वजह से ये नहीं चल पाता, क्योंकि जो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की थी, और ना इंडियंस के पास में, जैसे कि उस टाइम के ऊपर इंडिया के पास में खुद के स्कूल्स भी नहीं थे, ब्रिटिश के पास में थे, तो हमें हार करके उनके पास ही जाना पड़ा था। क्योंकि हमारे पास में जो शहर में रहते हैं उनको पता होगा कि ना आपको है ना एक इनकम जरूर से चाहिए होती है। अब जैसे कि आपने छोड़ दिया तो आपके पास में इनकम नहीं है, तो आप सस्टेन किस तरीके से करोगे? तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिस वजह से क्या हुआ कि जो अर्बन क्लास है उसी की वजह से यहाँ पर ये जो हमारा मूवमेंट है ये स्लो हो गया था और एक तरीके से बंद भी हो गया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह के अंदर आपको 3 सेशन इसकी याद रखने हैं। वो है एक तो चंपारण जो कि 1916 के अंदर हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था 1917 में, फिर इसके बाद में अहमदाबाद के अंदर 1918 के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि चंपारण में वो किस लिए हुआ था, खेड़ा के अंदर वो किस लिए हुआ था, अहमदाबाद के अंदर किस रीजन की वजह से हुआ था। जैसे कि एक पीजेंट की वजह से हुआ था कि जो मजदूर थे उनका हक नहीं मिल रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर उसी तरीके से यहाँ पर खेड़ा के अंदर क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे कि उनको वेजेस नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। अगर 3 मार्क के अंदर आए तो आपको 3 पॉइंट कोई भी लिख देने हैं। अब डिफरेंशिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अलग अलग डिफरेंस बताओ, नहीं, आप अलग अलग भी बता सकते हो, सेम भी बता सकते हो। आप सिंपल सा इनके फीचर्स लिख दो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था, ये आप सिंपल से इसके डिफरेंस भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर। इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर से, और इस साल का हमने सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लिया, तो वो भी जाकर के आप लोग एक बार देख लेना। एग्जाम से पहले वैसा ही पेपर आप लोगों का आने वाला है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा मतलब क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज द बेस्ट वेपन टू कोलैप्स द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर उनका जो रूल है उसको खत्म करने के लिए गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट वेपन था, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर मैप वर्क के अंदर आपसे पूछे जाएंगे कांग्रेस के सेशंस, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेशन कब हुआ था, कैलकाटा सेशन कब हुआ था, लाहौर सेशन कब हुआ था, ये दोनों के दोनों लिख लो, कैलकाटा और लाहौर वाला। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 जो कि आता है हमारे पास में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इससे जो है हमारे पास में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर की एक यहां पर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और एक यहां पर आप लोगों को 2 एमसीक्यू यहां से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है कि भाई साहब पूरा पूरा 5 नंबर का आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, तो ऐसा कंफर्म नहीं, लेकिन चांसेस यही हैं कि यही क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि क्या इफेक्ट हुआ था, कि वुमेन्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था, उससे ब्रिटिश एज ए इकोनॉमी के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, कि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, फास्ट हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, की जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उसकी वजह से यूरोप के ऊपर क्या फर्क पड़ा और इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ा। इंडिया वाली जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ना, ज्यादातर डिस्कशन नहीं है इन चैप्टरों के अंदर, लेकिन जिसमें भी डिस्कशन है वो सब इंपॉर्टेंट है, और यही इंडिया का रिलेटेड क्वेश्चन छपा हुआ आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है भैया, इंडिया के बारे में पढ़ो, तुम इंडिया के बारे में जानो कि भाई इंडिया किस तरीके से था, इंडिया के अंदर किस तरीके से रूल किया जाता था, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा और तुम्हें पता भी लगेगा कि भाई साहब हमें जो आजादी मिली है इसके पीछे कितना संघर्ष था। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास में कॉर्न लॉ हो गया, ओपियम ट्रेड हो गया, सिल्क रूट हो गया, इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या थे, इनके बारे में
आपको एटलीस्ट 2-2 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए। अब फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेफिनेशन से, जो कि आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर। कॉर्न लॉ क्या होता है, ओपियम ट्रेड क्या था, सिल्क रूट क्या था, इन सभी की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको इनके बारे में 2-2 पॉइंट तो याद ही रखने हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिख लेना। वो ये है कि हाउ वर द इंटेंट रूटेड लेबर्स एंड हाउ डिड दे सर्वाइव कॉलोनीज, कि उन्होंने कॉलोनीज के अंदर किस तरीके से सर्वाइव किए। 3 मार्क्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि व्हाट इज NEIEO। अब ये जो है यहां पर ये आपसे ना MCQ में भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब इसकी फुल फॉर्म क्या थी, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट इन एंशिएंट ट्रेड। ये बहुत बार क्वेश्चन है, अगर टीचर को आसान क्वेश्चन देना होगा तो वो सिंपल से यही पूछेगा कि आप लोग इंपॉर्टेंस ही बता दो, तो ये 3 मार्क के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो ये है कि हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन्स, कि अमेरिकन्स को किस तरीके से जो डिजीज थी उन्होंने हेल्प करी थी, कि क्या उनसे उनको फायदा हुआ था, तो ये सब आपको इसके अंदर बताना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ये है कि डिजीज ट्रेवल विद द ट्रेड एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं आकर के कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर ये भी आ सकता है कि हाउ द डिजीज ट्रेवल द विद द ट्रेड एक्सप्लेन विद योर एंड फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो कि है हमारे पास में डिजीज ट्रेवल्ड विद द ट्रेड एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब आपको सिंपल से इसके अंदर ये बताना होगा कि डिजीज किस तरीके से ट्रेड के साथ में फैलती थी। अब आप खुद मान करके देखो कि आप ट्रेड करने के लिए किसी और कंट्री के अंदर जा रहे हो और उसके अंदर ऑलरेडी एक बीमारी फैल रही है, तो चांसेस ये हैं कि आप भी वहां पर जाकर के बीमार हो जाओगे, और अगर आप बीमार हो गए तो फिर आप अपनी कंट्री के अंदर आओगे तो वहां के लोगों को भी आप इफेक्ट करोगे। तो इस तरीके से ट्रेड से होता था, तो आपको इसके बारे में इसके क्वेश्चंस और इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके प्री बोर्ड्स के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर नहीं आएगा, और इससे पहले एंड फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं, यूनिट टेस्ट वगैरह के अंदर आना था, ये आ गया, और उसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप लोगों को एक 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर 7 मार्क का करना होगा तो इससे एक आप लोगों के पास में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि एक्सप्लेन प्रिंट रिवॉल्यूशन। आपको प्रिंट रिवॉल्यूशन के बारे में 5 पॉइंट पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, क्या क्या उससे इफेक्ट हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के क्या प्रोस थे, क्या उसके कॉन्स थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, या फिर ये आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि प्रिंट कल्चर एंड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड वर्कर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जब प्रिंट कल्चर आया था, पहले क्या होता था कि पहले के जमाने के अंदर ना वुमेन्स को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता। तो प्रिंट कल्चर के आने से क्या हुआ कि मैगजीन्स वगैरह छपने लग गई, न्यूज़पेपर वगैरह आने लग गए, जिससे कि जो वुमेन्स घर पर थी ना उनको पढ़ने का मौका मिला, और उन्होंने पढ़ा, और उसी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपनी बायोग्राफी लिखी, बहुत सारे लोगों को कुकिंग के बारे में सीखना तो उन्होंने कुकिंग के बारे में सीखा। तो ये सब प्रिंट कल्चर से हुआ था, तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था, क्यों इसको स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है ग्यूटेनबर्ग प्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रेस थी, कहाँ पर थी, क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाउ प्रिंट कल्चर इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस तरीके से जो प्रिंट कल्चर था उसने इंडियन वुमेन की लाइफ को इफेक्ट किया था। देन फिर नेक्स्ट आता है कि हाउ द प्रिंट इन्वॉल्व इन द रिलीजियस रिफॉर्म एंड द डिबेट्स इन इंडिया। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आप लोगों के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर भी इस साल आया था, तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से आपको देख करके जाना। जो भी मैं बता रहा हूं ना कि इस साल के सैंपल पेपर में आया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में आ सकता है। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि हाउ द मैकेनिकल प्रिंट केम टू चाइना, कि चाइना के अंदर मैकेनिकल प्रिंट किस तरीके से आई थी। फिर इसके बाद में आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंट इन
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया था। देखो, एक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जितने भी रिवॉल्यूशन थे ना, पहले के टाइम में इंटरनेट नहीं था, तो क्या होता था कि जो भी मीडिया थी ना, उसको कंट्रोल किया जाता था, और उसके अंदर सभी, खास करके मैं आपको नेपोलियन की बताता हूँ। नेपोलियन इतना ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो कि चतुर था कि वो क्या करता था कि न्यूज़पेपर के अंदर, जैसे कि ये न्यूज़ है तो आज इसके अंदर ना पूरा अपने बारे में लिखवा देता था, अपने बचपन की स्टोरी लिखवा देता कि वो कितना ज़्यादा बहादुर था, जिससे कि क्या होगा, लोगों के दिमाग के अंदर ये बने कि भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा एक हमारा अच्छा लीडर है। ठीक है, अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए वो न्यूज़पेपर के अंदर वही चीज़ प्रिंट करता था। और अगर कोई भी वॉर हो रही थी तो उसको पूरे जैसे कि 20 पेजों का अगर पेपर है तो उसके अंदर 8 से 10 पेजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बारे में लिखता था कि किस तरीके से वॉर हुआ, किस तरीके से उन्होंने टेक ओवर किया उसको। तो बस अपनी पॉजिटिव साइड ही वो लोगों को दिखाते थे, जिससे कि लोगों का ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सके। एंड फिर इसके बाद में जो हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई गांधी जी सेड दैट फाइट फॉर स्वराज इज फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच। कि भैया ये बताओ कि फाइट फॉर जो स्वराज है, हम लोग जो हमारे स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, वो किस तरीके से लिबर्टी ऑफ स्पीच के लिए है। ये क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इनको हिस्ट्री के अंदर रट लेना और यहीं पर ही हमारा हिस्ट्री का गेम ओवर होता है। 20 नंबर आपके पक्के कल एग्जाम के अंदर। अब अगले जो 20 नंबर हैं वो हम लोग निकालने वाले हैं ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी के अंदर है ना, मैं बता देता हूं पहले आपको, एक तो इसके अंदर डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है, और इसके अंदर दूसरा है डेटा। इन दोनों चीजों के अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है अर्थ समिट वाला, और फिर इसके बाद में एक है एजेंडा 21। ये दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फिर इसके बाद में डेफिनेशन किस किस की इंपॉर्टेंट है, इन तीन के अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। सबसे पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बार बार यही पूछते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से उसको हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करता है। दूसरा यह है कि सॉइल इरोजन। फिर उसके बाद में तीसरा है कि रियो डी जेनरियो। देखा, एग्जाम के अंदर ये नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर पता है सभी बच्चे पढ़ के आएंगे अर्थ समिति, लेकिन वो ऐसा नाम डाल देंगे जो कि आधे से ज्यादा बच्चों को याद नहीं रहेगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम था, वो था रियो डी जेनरियो। तो अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कब हुआ था। ए है कि 2005 में, बी है कि 2006 में, और सी है कि इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए मैंने तुम्हें, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या इसका आंसर रहेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है टाइप्स ऑफ सॉइल, कि भैया कितने तरीके की सॉइल होती है, जैसे कि ब्लैक है, येलो है, एरिड है, एलुवियल सॉइल है, कितनी होती है। ये 4 सॉइल आपको याद रखनी है, और इनके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसके पास में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है और कौन से रीजन में कौन सी ज्यादा मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में डिफरेंस वाला क्वेश्चन, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, किन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन फिर अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, की ईस्टर्न कोस्ट के पास में किस तरीके की सॉइल मिलती है। 3 पॉइंट के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये हो सकता है कि एमसीक्यू के अंदर भी आ जाए। तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर नेसेसरी नहीं है। 3 पॉइंट जब हो जाएंगे जब आपसे बोल दिया जाएगा कि गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक आल्सो। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसका एक अगला क्वेश्चन भी होगा, एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट टाइप सॉइल आल्सो। तो ये यहां पर इंक्लूड कर लेना, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, की सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हिली एरियाज के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में ये आता है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, सब्सटेनेट दिस स्टेटमेंट। तो सिंपल सा आपको ये कहना होगा कि भाई साहब जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं ये हमारी नेचुरल चीज़ों से आते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इससे हम लोग इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करते। लेकिन वहीं पर ही जो हमारे पास में कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, इसको हम बर्न करते हैं तो गैसेज निकलती है, इससे हमारा इन्वायरमेंट इंपैक्ट होता है, और ये हमारे पास में एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। सोलर एनर्जी लिमिटलेस है। सोलर एनर्जी का अगर 1 घंटा भी हम लोग अगर स्टोर कर पाएं, सोलर से इतनी एनर्जी आती है कि हमें ना पूरे है ना अगले
4 सालों के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। समझो, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें सोलर से मिलती है, तो एक तरीके से ये लिमिटलेस है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। हम लोग अगर दिन रात भी इसे यूज़ करें एक्सेसिव तो भी ये ख़त्म नहीं हो सकती। फिर इसके बाद में अगला है कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ नेटिव्स ऑन द लोकल इन्वायरमेंट एंड द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़। यहाँ पर ये आएगा, ये सॉरी यहाँ पर एक गलत लिख दिया, ये यहाँ पर आएगा, वो आएगा माइनिंग, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द लोकल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको इसके 3 पॉइंट्स तो इसके अंदर लिखने ही होंगे और ये 3 मार्क के अंदर आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, वो आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला है हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस की, क्या है बायोडाइवर्सिटी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर सेकंड है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की एक्ट क्या था, क्या इसके अंदर था, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। फिर उसके बाद में डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरीके से हो रहा है। हम लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वो आपको इसके अंदर सिंपल सी प्रोसेस लिखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 3, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। अब इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कितने तरीके के इसके अंदर मेथड होते हैं, किस तरीके से उसे किया जाता है। फिर सेकंड आता है कि कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन के क्या कॉजेज है, सबसे मेन है इंडस्ट्री का हो गया। फिर उसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना भी पानी है वो सब कुछ पॉल्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना भी अर्बन वेस्ट है वो भी उसी में जाकर के मिल रहा है। तो एक प्रॉपर यहाँ पर डिग्रेडेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक क्वालिटी एग्जामिनिंग होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि मेथड टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, कि क्या क्या मेथड्स है जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग उसे बचा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम भी आ सकता है, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, इन दोनों के आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई सा भी आ सकता है इनमें से। या तो ये आ सकता है कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम, तो ये 3 मार्क के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज ये नहीं आएगा तो फिर मल्टी रिवर प्रोजेक्ट आएगा, 100% ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इन दोनों में से एक का। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट है कि रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय महाराष्ट्र एंड सॉल्यूशन टू ओवरकम। अब ये जो है ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर भी था, उसके अंदर इस तरीके से था कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि वहां के लोगों के पास में वाटर क्राइसिस रहते हैं, उनके पास में पानी सफिशिएंट नहीं होता, ऐसा क्यों है ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है मैप वर्क। मैप वर्क के अंदर आपको बस आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि कौन सा डैम कहां पर है, उनके नाम आपको याद रखने, ठीक है, डैम आपको याद रखना है, रिवर आपको याद रखने की कौन सी रिवर कहां पर है, ये 2 इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। मैप इससे आएगा ही आएगा। फिर इसके अंदर जो अगला है वो है हमारे पास में एग्रीकल्चर, खेती के बारे में है। खेती के बारे में आपको एक तो सबसे फर्स्ट पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के अलावा एक और चीज होती है, वो होती है हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, की कौन से क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, जैसे कि रबी होता है, खरीफ होता है, जेड होता है, ये कब होती है, इनके अंदर कौन सी क्रॉप होती है। एटलीस्ट आपको 2 क्रॉप के तो नाम पता ही होने चाहिए कि इसके अंदर कौन सी, रबी के अंदर कौन सी होती है, इनका टाइम क्या होता है। देन फिर इसका बाद में इसका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो ये है कि हाउ द एग्रीकल्चर बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिलता है। भाई साहब जो हमारी एग्रीकल्चर होता है इससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि जो पेपर बन रहे हैं वो भी इसी से बन रहे हैं, और उसी के साथ में हमारे कपड़े बन रहे हैं वो भी कॉटन से बन रहे हैं जिसको कि हम लोग उगाते हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हेल्प कर रहा है। रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री बूम करेंगे, ऑटोमेटिकली उनको फायदा होगा। फिर इसके बाद में जो अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सॉइल, आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए कि सॉइल कौन सी है, टेम्परेचर क्या है, रीजन कौन सा है, रेनफॉल उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि राइस का आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि राइस कौन से सॉइल के अंदर है, कितना उसका टेम्परेचर रहता है, किस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कौन सा स्टेट इसका प्रोड्यूसर है, और फिर उसके बाद में रेनफॉल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और किस, बस ये रिक्वायरमेंट है। किस किस का पता होना चाहिए, राइस का आपको पता होना चाहिए, वेट का आपको पता होना चाहिए, कॉफी का आपको पता होना चाहिए, टी का आपको
आपको पता होना चाहिए, कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, रबर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है 4-5 जिनको कि आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटेंसिव्स लिए, ये आपको बताना चाहिए। इसके अंदर आपको स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स को इंक्लूड करना होगा और उनके नीचे इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है जिससे कि टीचर का ध्यान सीधा उसके ऊपर चला जाए। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ, ऐसे सर्कल मत करना, बस इस तरीके से अंडरलाइन आपको कर देनी है। और फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसके अंदर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन जो वाले हैं, सबसे पहला है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, फिर सेकंड आ गया फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल हो गया, फिर थर्ड आ गया ओर एंड मिनरल के बीच में डिफरेंस आ सकता है। और फिर इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, कि हमें मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए, इसके आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज एनर्जी मिनरल्स, की एनर्जी मिनरल्स इसके क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसको डिफाइन आपको करना आना चाहिए। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर ये था कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोल का इंडिया के अंदर, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये पूरा प्रोसेस था और ये जा आपके पास में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैप वर्क आपको करना है। मैप वर्क के अंदर आप लोगों से सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर आएगा। अब इसके बाद में आता है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अब देखो इससे क्वेश्चन आएगा आपके पास में थ्योरेटिकल, बड़ा ही सिंपल सा आएगा, 3 मार्क के अंदर या फिर 5 मार्क के अंदर आपसे क्वेश्चन आएगा, जिसका कि वेटेज रहता है 7 से 8 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर एमसीक्यू भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला यह है कि हाउ डू द इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरमेंट, की इंडस्ट्री से किस तरीके से पॉल्यूशन होता है ये आपको बताना है। फिर सेकंड आता है कि डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल क्रिएशन बाय द इंडस्ट्रीज, किस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज है उससे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज है ना उनसे हमारा डेवलपमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन हम उतना ही ज्यादा नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है 200-300 ईयर्स, उनको है ना हम उतना ही ज्यादा स्लो डाउन कर देते हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मान लीजिए कि आप मालिक हो इंडस्ट्री के, आपका क्या रहेगा कि सबसे पहले मेरे को सस्ती लेबर मिले, सेकंड मेरे को वहां पर चीप चीजें मिले, थर्ड मेरे को वहां पर की ट्रांसपोर्ट अच्छा मिल जाए, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखा करो, मान लिया करो कि भाई मैं ही हूं इस कंपनी का मालिक, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये कि व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनके कुछ आपको एग्जांपल्स देने होंगे, 1-2 के नाम आपको याद रख लेना है, मतलब उनके फैक्टर्स आपको याद रख लेना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की इंडस्ट्री होती है, जैसे कि बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर 2 होती हैं, मिनरल हो गया, एग्रो बेस्ड हो गया। अब मिनरल्स के अंदर मिनरल्स चाहिए होते हैं, एग्रो बेस्ड टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। फिर जो सेकंड आता है वो आता है बेसिस ऑफ कैपिटल साइज, की कितना कैपिटल है, स्मॉल केस है, लार्ज केस है, किस तरीके की है। फिर नेक्स्ट आता है कि ओनरशिप कैसे, जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर जॉइंट है, इन सभी की आपको डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसी के साथ में आपकी ज्योग्राफी खत्म होती है और आपके 20 नंबर यहां पर पक्के होते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स मेरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आपको आता है या नहीं आता, और आपको इन चारों में से कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है अभी की अभी कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, तुम्हें ना एकदम से आता है अरे भाई हमें याद आया, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूं ताकि आप लोग ना थोड़े जिंदा से रहो, ऐसे ना अदरवाइज ऐसे बड़े बड़े वीडियो देखते रहते हैं, हाँ भैया नहीं यार, थोड़ा एनर्जी के अंदर अच्छे से हमें करना है। अब इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, तो कुछ ही नहीं है। तो मेरे को भी हंसी आ गई। तो सबसे फर्स्ट है वो है डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या है, ये 5 डेफिनेशन रट जाओ क्योंकि इन्हीं से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा।
और इसके अलावा बाहर कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहली है डेवलपमेंट क्या होता है, फिर सेकंड है पर कैपिटा इनकम, ये तो फेवरेट है उनकी कि पर कैपिटा इनकम सीधा पूछ लेंगे, कुछ नहीं मिला पर कैपिटा इनकम बताओ। एवरेज इनकम क्या होती है, एचडीआई क्या होता है, आईएमआर क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। पूछ लेंगे कि भाई साहब इनकी फुल फॉर्म बताओ, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, डेफिनेशन में ना पूछ करके एमसीक्यू में पूछ लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, क्या होता है कि कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने एनरोल्ड हैं, ये सब होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ डिफरेंट पीपल, की डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि आज आपका डेवलपमेंट गोल क्या है, फिर उसके बाद में आपके दोस्त का कुछ और होगा, किसी का कुछ और बनना होता है, तो ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है कि डिफाइन, ये जरूर से आप याद रखना कि डिफाइन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। अब हमारी जो इंडिया है वो है अंडर डेवलपिंग, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे कि यूएसए वो डेवलप्ड है, लेकिन हम थोड़े टाइम के अंदर उनसे भी आगे निकल जाएंगे, हम लोग डेवलप्ड हो जाने वाले हैं, अभी हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, कि भैया ये सस्टेनेबिलिटी जरूरी क्यों है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज है, अगर आज आप यूज ले लोगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी। आज आपने अपने डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए कि पूरा पूरा कोल आपने यूज में ले लिया, आपने कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं छोड़ा, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, नेक्स्ट जनरेशन तांगा थोड़ी चलाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, की पर कैपिटा इनकम क्यों जरूरी है, क्यों हमें इसे निकालना चाहिए और किस तरीके से ये हमारी कंट्री को इफेक्ट करता है। देन फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आता है कि इन व्हाट रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट आगे यहां पर आएगा एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द अदर बैंक, कि भैया जो यूएनडीपी है उसका डेवलपमेंट का नापने का तरीका कैसे अलग है दूसरों से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये 3 मार्क के अंदर इसी साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था, तो वो सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली फिर से वीडियो याद दिला रहा हूं कि वो एक बार जरूर से देख लेना। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इस चैप्टर से आप लोगों को 7 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 100% मेरी गारंटी है लिख करके ले लो, 1000 रुपए की शर्त लगाती कि अगर उससे क्वेश्चन ये आए तो आप बोल देना भैया कि आप 1000 रुपीज पेटीएम कर दो, मैं उसी टाइम पे कर दूंगा। तो वो ये है कि टर्शरी जो सेक्टर है ना उससे 100% क्वेश्चन आएगा। ये फेवरेट होता है किसी का भी, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा ना तो ये उठा के डाल दो, कुछ भी अगर टफ बनाना टर्शरी को घुसा दो बीच में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहां पर डिफाइन करना है आपको, सबसे पहला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोजगारी के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है जीडीपी क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आपको बताना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के अंदर कि एक्सप्लेन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि क्या होते हैं वो सेक्टर, उनके अंदर कौन मेनली काम करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर आप लोग बोल सकते हो कि किस तरीके से जीडीपी के अंदर हेल्प करते हैं इंडिया की। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि डिफरेंशिएट आपको करना है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा 2005, कि इस जो स्कीम थी, गवर्नमेंट स्कीम थी, इसका क्या मोटिव था। इसका मोटिव बेसिकली ये था कि लोगों को रोजगार मिले, और यही इसका मोटिव था और कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा सिंपल याद रखोगे उतनी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन हाउ द टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर, की जो टर्शरी सेक्टर है वो सभी सेक्टर से डिफरेंट किस तरीके से हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है कि टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, की किस तरीके से जो टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं उनसे प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है वो डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उनमें होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल से 5 से 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बस इनको ही रट के चले जाओ, अच्छा कर लोगे अपने प्री बोर्ड्स के अंदर। और फिर इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि एक्सप्लेन व्हाई द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन, कि भैया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनके अंदर उनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि एक तो सबसे फर्स्ट है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती, उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, उनकी वेजेस यहां पर फिक्स नहीं होती, इसीलिए यहां पर रेगुलेशन की जरूरत होती है। 4 पॉइंट थे कितने आसानी से, तो इसीलिए मैं ना हर एक चैप्टर के 5 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि जिनसे कि बार बार क्वेश्चन आता है। तो इस साल भी आप लोगों के यही क्वेश्चन छपे हुए आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में मनी एंड क्रेडिट। अब मनी एंड क्रेडिट के अंदर आपके पास में 5 डेफिनेशन है। सबसे पहला बार्टर सिस्टम हो गया, फिर सेकंड हो गया डबल कोइंसिडेंस वांट हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, चेक हो गया, फिर उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया आपके पास में।
ये 5 डेफिनेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का सिंपल सा काम होता है कि जितने भी बैंक हैं उनको देखें कि वो अपना प्रॉफिट ही ना कमा रहे हो, गरीब लोगों को भी वो लोन दे रहे हो, ये काम होता है। देखो मेरे को अभी ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल याद है क्योंकि मैं इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और मैंने इनफैक्ट अगर आपको रिवीजन करना हो तो मैं लास्ट ईयर की आपको वीडियो जरूर से सजेस्ट करूंगा। सोशल साइंस का फुल सिलेबस रिवीजन मैंने डाल रखा है, तो वो एक बार आप जरूर से जाकर के देख लेना। और फिर इसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, कि भैया क्या डिफरेंस होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर और एक इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के अंदर जो क्रेडिट है उसका क्या मतलब रोल रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आज आपको 10 करोड़ का लोन दे दे तो आप क्या अपना डेवलपमेंट कर लोगे? बड़ी आराम से कर लोगे, एक अच्छा सा बिजनेस आप लोग सेटअप कर लोगे, इंडस्ट्री अपनी लगा लोगे, बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस लिए उनको बनाया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर कि आप लोगों को डेफिनेशन याद रखने। इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन के ऊपर ही फोकस करना है। तो अब हमारे पास में जो सबसे पहला इसका आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, MNCs क्या होती हैं, SEZs क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 6 डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी की सभी 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इनेबल्स ग्लोबलाइजेशन, की कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। इसमें एक आता है टेक्नोलॉजी हो गया, MNCs हो गया, लिबरलिज्म हो गया, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है और या फिर किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। 2004 के अंदर नहीं, आई थिंक कि 1992 के अंदर एक ऐसी कंडीशन थी कि इंडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा था। कितने? 15 दिन का पैसा था। और अगर वो पैसा इंडिया के पास में अगर कहीं से लोन नहीं लेते, हमारे पास में पैसा नहीं आता, तो आज इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब होता। लेकिन जो हमारे उस टाइम के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने बहुत अच्छा किया था। 300 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था और उससे हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला था। अगर वो नहीं, उन्होंने ही देश को बचाया था एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो। बस 15 दिन का पैसा था, उसके बाद में कुछ नहीं बचता। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं हमारे पास में इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला ये है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड्स एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि टेस्ला को नहीं आने दे रही। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई साहब तू चतुर बहुत बन रहा है, तू चाइना से गाड़ी लाएगा और इंडिया के अंदर बेचेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ पर ही काम करो, हमारे यहाँ पर ही बेचो। तो इस तरीके का टेस्ला के साथ में ऐसा हुआ था। लेकिन ये आपका आंसर नहीं रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या होता है, मतलब क्या बैरियर्स लगाए जाते हैं, क्यों यहाँ पर लगाया जाता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है। अगर आप बाहर से कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करते हो तो आपसे उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है ताकि जो बाहर की चीज़ें वो सीधा इंडिया के अंदर आकर के इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट ना करे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ हैज़ द लिबरलिज्म ऑफ अ ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, के किस तरीके से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को हेल्प किया है। एक ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर ही हमारी इकोनॉमिक्स खत्म होती है और 20 नंबर और पक्के अभी तक आप लोगों ने 60 नंबर बना लिए हैं। तो अब हमारे पास में जो बचे हुए 20 नंबर हैं वो आते हैं सिविक्स से। सिविक्स भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी है। तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप लोग ध्यान से सुन लेना, यही आपको पढ़ करके जाना है। सबसे पहला पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो पिरामिड स्कीम होती है पावर की, वो पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है, इंपॉर्टेंट है वो पिरामिड स्कीम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन किस तरीके से हुआ था। आपको इसको 4 से 5 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना है। और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे 3 मार्क के क्वेश्चन हैं हमारे पास में।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि एक्सप्लेन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है। वर्टिकल को एक बार लिखना, फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल का आपको लिखना है, एक एक पैरा आपको इसके अंदर लिखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द एफर्ट्स ऑफ तमिल्स टू गेन पावर इन श्रीलंका, कि श्रीलंका के अंदर पावर गेन के लिए तमिल्स को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या उनका एफर्ट्स रहा, वो आपको इसके अंदर बताना है। फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर है हमारा वो है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के अंदर आपको 4 डेफिनेशन याद रखनी है। सबसे पहला फेडरल स्टेट क्या होता है, फिर सेकंड फेडरलिज्म क्या होता है, फिर थर्ड आता है कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट क्या होती है, फिर नेक्स्ट आता है जुडिक्शन क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। 2 मार्क के अंदर ये यहां से क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और फिर इसका हमने जो नेक्स्ट आता है कि राइट द 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के बारे में आप कोई से भी 5 अच्छी बातें लिख दो। ये सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरल एंड द यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, की इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके काम करने का क्या तरीका होता है, कौन इन्हें इलेक्ट करता है, ये क्या क्या चीज़ों को रूल कर सकती हैं। अभी एक बात मेरे को बताना, लास्ट इसी साल का क्वेश्चन है, वो ये है कि एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है वो किसके अंडर आएगी, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएगी या फिर यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आएगी। अभी के अभी वीडियो को रोको और कमेंट करो, जल्दी देखता हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। एजुकेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का कवर करेगी या फिर यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसे कवर करेगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि मेंशन एनी 2 रीजंस टू द स्टेट, मतलब कि टू स्टेट दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कि भैया इंडिया फेडरल कंट्री है, इसके कोई भी आपको 2 रीजन देने हैं। ये हमारे पास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर से कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द 3 लिस्ट ऑफ distribute the legislative power, state any 2 subject that are included in the union list in which the list subject education is included and why। ये आ गया ना इसका आंसर, जो लास्ट वाला था। जिन्होंने भी यूनियन वाला लिखा उनको दिल, मेरी तरफ से दिल दे दिल, और एक मेरी तरफ से पार्टी कराना जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को करता हूँ पेटीएम, आप बोल देना हाँ भैया हमने पार्टी कर ली, पेटीएम मैं कर दूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इसके अंदर कुछ 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा उनको। सबसे पहला ये है कि व्हाट मेक्स इंडिया सेकुलर स्टेट, कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट किस तरीके से है। तो भैया सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर एक जो धर्म है, हर एक जो भी कम्युनिटी है उसकी रेस्पेक्ट की जाती है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और हर कोई अपने यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए इंडिया एक। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, कि भैया कौन से ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सबसे पहला एजुकेशन, उनको प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, ये कहा जाता है कि लड़का पढ़ लिख करके बनेगा, लड़की को नहीं पढ़ाया जाता। फिर नेक्स्ट आता है पेड जॉब्स, उनको जॉब के अंदर आप हमेशा देखना कि जो वुमेन्स होती है जो काम करती है उनको एज कंपेयर टू मेल कम सैलरी दी जाती है। क्राइम के अंदर उनका थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, उनके ऊपर ज़्यादा क्राइम होते हैं, उनको कमज़ोर समझ के ज़्यादा लोग क्राइम करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ये होता है। ठीक है, ये आपको 3 से 4 पॉइंट है जो कि इसमें इंक्लूड करने क्वेश्चन से नहीं, अलग पार्ट है जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हो। फिर इसके बाद में अगला आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आप इनके अंदर लिखिए। सबसे फर्स्ट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, फेमिनिस्ट कम्युनिज्म हो गया, सेक्युलर स्टेट हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया, कास्ट हायरार्की हो गया। ये सब यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। 3 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि वाई आर्टिकल 17 इज इंपॉर्टेंट, कि भैया आर्टिकल जो 17 है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी होगी। 3 मार्क के अंदर ये आ सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, की कास्ट सिस्टम जो इंडिया के अंदर है उसके कोई भी आपको 5 फीचर आपको लिखने होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कम्युनल पॉलिटिक्स, की मतलब स्टेट जो है वो किस तरीके से डिफरेंट कम्युनल पॉलिटिक्स होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप ध्यान से सुनो, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहला ये है कि स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, की डेमोक्रेसी के अंदर उनका क्या क्या फंक्शन होता है, गवर्नमेंट को बनाना, रेगुलेशंस को लगाना और ये देखना कि क्या सारी स्कीम्स सही ढंग से वर्क कर रही हैं और लोगों के हित में हैं या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, कि ऐसे आप कुछ बताइए जिससे कि जो पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ की जा सके और वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है इवेलुएट द डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल पार्टीज एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू बिकम ए नेशनल पार्टीज, कि भैया रीजनल पार्टी और
नेशनल पार्टी के अंदर क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से एक जो रीजनल पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन सकती है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, की इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम किस तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि जो ऑपोजिशन होता है वो मेन गवर्नमेंट को रोक देता है, कोई भी अगर वो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर स्कीम लेकर के आ रही है तो उसमें वो अपोज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ऐसा सही नहीं है, ऐसा सही है, वो बीच में अपनी टांग अड़ाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर क्या होता है, एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, फॉलोअर्स क्या होते हैं, इनके आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या फंक्शन होता है। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये 3 मार्क के अंदर आ सकता है, फिर 5 मार्क के अंदर आ सकता है। देन फिर इसका जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, की एक पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं और ये आ सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स होते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या मेन फीचर हैं। ये 4 फीचर है। सबसे पहले अकाउंटेबल, लेजिटिमाइट, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंसी, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डज द डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमाइट गवर्नमेंट, की किस तरीके से डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल बनाती है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हाउ डेमोक्रेसी हैज शोन द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन, कि किस तरीके से डेमोक्रेसी से जो है डिग्निटी होती है, फ्रीडम ऑफ सिटीजन होता है। आज आप लोगों को कोई बाहर जाने से रोक सकता है, आज आप कुछ भी बोलो, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं, लेकिन वहीं पर ही जो दूसरा सिस्टम होता है जिसके अंदर की जैसे कि राजाओं वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, वहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि जो उनका लीडर है वही आपका भगवान है, आपको उसकी पूजा करनी है। अगर आग भी लग जाए तो वो जो उनकी फ़ोटो है ना वो आपको बाहर निकालनी है, फिर चाहे से आप खुद मरो या आपके बच्चे मरो, लेकिन वो फोटो को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो फिर आपको जेल के अंदर डाल देंगे, इस तरीके का रूल है वहाँ पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि वाई इकोनॉमिक इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, की डिक्टेटरशिप से क्यों अच्छी है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही था और यहीं पर ये आपके खत्म होते हैं। 80 आउट ऑफ 80 आपके पक्के हैं इसके बाद में। और कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि यहां तक देखा है, देखते हैं 1 to 4 कमेंट कर देना। ये अपना एक सीक्रेट कोड है, अगर कमेंट्स के अंदर देखेंगे बच्चे, देखेंगे ये क्या है, उनको क्या पता आपकी और मेरे बीच की बात है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम को फोड़ करके आना।